अस्सलाम वालेकुम फॉर एवरीवन। आज हम करने वाले हैं PYQ सॉल्यूशन ऑफ BA फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का फाइनेंस फॉर एवरीवन का क्वेश्चन पेपर, जो कि ये है प्रीवियस ईयर पेपर। इसका आज हम करेंगे डिटेल सॉल्यूशन और आंसर की लेंथ तकरीबन 1200 से 1000 वर्ड्स के करीब रहने वाली है। कल इसका पेपर है, इसलिए मैंने आज इसकी वीडियो बना दी। चलिए अब शुरू करते हैं। डिटेल PYQ सॉल्यूशन फॉर फाइनेंस फॉर एवरीवन सेकंड ईयर सेकंड सेमेस्टर का है ये। ओके, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वित्तीय योजना एक ऐसा दस्तावेज़ है जो किसी व्यक्ति की वर्तमान वित्तीय परिस्थितियों और उनके लघु और दीर्घ मौद्रिक लक्ष्यों का विवरण देता है। इस कथन की आलोचना में किसी की धन स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय नियोजन के महत्व और आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। ओके, ये जो हमारा पेपर है फाइनेंस फॉर एवरीवन, वो हमारा आने वाला है मे बी 30 नंबर का या फिर 60 नंबर, इन दोनों में कन्फ्यूज़न चल रही है ज़्यादातर बच्चों में। अब कल आपको क्लियर हो जाएगा कितने नंबर का आएगा। तो 30 और 60, जिसमें से 30 नंबर के आने के 90% चांस है कि 30 नंबर का पेपर आ जाए। तो 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से पहला, दूसरा और तीसरा 3 क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट सेकंड सब में ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा, और जो थर्ड होगा वो 2 पार्ट में होगा, उनमें से कोई 2 करना पड़ेगा आपको शॉर्ट नोट के थ्रू। तो इसके क्वेश्चन का जो टाइप है ना, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आता है, और एक ही क्वेश्चन के अंदर 4-5 चीज़ें पूछ रखी होती हैं। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इसका आंसर देना पड़ेगा। और मैंने ये वीडियो बनाई है, जो PDF बनाया है अपने हाथों से, इसमें मैंने दोनों मीडियम को इंक्लूड किया है, इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम भी। सो आप जिसमें कंफर्टेबल है, आपका जो मीडियम है, आप वो डायरेक्टली वो क्वेश्चन पढ़ सकते हो, और मैं धीरे धीरे थोड़ा समझाती भी रहूँगी साथ साथ। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछा गया हमारा, कि जो वित्तीय कहाँ गया, हाँ, किसी की धन स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय नियोजन के महत्व और आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। मतलब वित्तीय नियोजन के बारे में बताना है, उसका महत्व बताना है, उसकी आवश्यकता बतानी है, इन सब चीज़ों को कंबाइन करके बताना है। तो चलिए इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। वित्तीय योजना की महत्वपूर्णता और आवश्यकता को किसी की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए महत्व और आवश्यकता की चर्चा करने के लिए वित्तीय योजना के मुख्य पहलुओं और इसके महत्व को समझने के लिए आइए आगे बढ़ें। ओके, हम शुरुआत करेंगे अपने परिचय से। हमने थोड़ा क्वेश्चन से ही थोड़ा आंसर बनाने की कोशिश करी है, और उसके बाद हम डायरेक्ट क्या देंगे, अब परिचय देंगे। अब परिचय में क्या है, वित्तीय योजना एक व्यापक प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति की वर्तमान वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करती है और छोटी अवधि और दीर्घकालिक मौद्रिक लक्ष्यों की रूपरेखा करती है। यह वित्तीय स्थिरता और सफलता की ओर एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है। ठीक है, ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि वित्तीय नियोजन क्या है। बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है, हम जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, उन सबको हम लेके अच्छे से चल सके, इसलिए हमारे जितने भी खर्चे वगैरह होते हैं, जितनी भी इनकम वगैरह होती है, उसका हम अच्छे से प्लान करें। उसकी प्लानिंग को ही हम वित्तीय नियोजन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में अगर बताओ तो। चलिए हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। वित्तीय योजना की समझ। अब वित्तीय योजना की समझ कैसे आएगी हमारे अंदर, तो पहले हम क्या करेंगे, वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन। जो हमारी अभी चल रही है करंट जो सिचुएशन है, उसका हम पहले करेंगे क्या, मूल्यांकन। कैसे कर सकते हैं ये, आय और व्यय, संपत्ति और देयता का मूल्यांकन करेंगे कि हमारे पास कितनी इनकम है, कितना खर्चे हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी देयता, मतलब कितना हम पैसे किसी को, मतलब मान लो किसी को उधार ले रखे हैं, तो कितना बनता है हमारा उसको देना। वो व्यक्ति की वित्तीय स्वास्थ्य का स्पष्ट चित्रण प्रदान करना। अब पूरा डिटेल में पता चल जाएगी क्या है इसका फाइनेंशियल स्टेटस, खर्चे, इनकम, सबको कंबाइन करके एक बार हमें पूरा एक खाका तैयार कर लेना है। लेमन लैंग्वेज में बताऊँ तो सुधार के क्षेत्रों और संभावित जोखिमों की पहचान भी कर लेनी है। इससे भी क्या है, बहुत ज़्यादा मदद मिलती है हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करने में। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण। छोटी अवधि के लिए लक्ष्य। अब शॉर्ट टर्म गोल बना सकते हो, अब लॉन्ग टर्म गोल भी बना सकते हो। शॉर्ट टर्म में जैसे कि आपातकालीन निधि भी बनाना, और दीर्घकालिक लक्ष्य जैसे कि नियंत्रित
वित्त की स्थापना और लक्ष्यों को विशेष मापनीय, संभावना संबंधित और समय सीमित, स्मार्ट बनाना। जो हम अपना लक्ष्य बनाएंगे कैसा होना चाहिए, जिसको हम अच्छी तरीके से माप सकें। और क्या है, संभावना, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी हो। अगर हम कहेंगे मैं बादलों पे घर बनाऊंगी तो वो पॉसिबल नहीं है, अभी फ़िलहाल तो नहीं, बाकी का हम कह नहीं सकते फ्यूचर का। संबंधित और समय सीमित, मतलब उसकी टाइम लिमिट होनी चाहिए जब भी हम अपना गोल वगैरह बनाएं। तो हमारा जो लक्ष्य है वो थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए। बजट बनाना, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, बजट। आवास, परिवहन, ग्राहक और बचत जैसे विभिन्न खर्चों के लिए धन का आवंटन करना, खर्च का प्रबंधन करना और वित्तीय लक्ष्यों को प्राथमिकता देने में मदद करना। इससे क्या है, हमारा बजट बनेगा। बजट बनाने में इन सब बातों का ध्यान रखना है। फिर जोखिम प्रबंधन कैसे करेंगे, नौकरी का नुकसान, चिकित्सा आपातकाल या बाजार की गिरावट जैसे संभावित जोखिमों का मूल्यांकन करना। पहले हम देख लेंगे कि अब क्या होने वाला है, थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा लेंगे। जोखिम को कम करने के लिए बीमा कवरेज और आपातकालीन निधि जैसे उपायों का भी हम लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, निवेश योजना, जोखिम सहिष्णुता। ओके, हम काम करते हैं जोखिम प्रबंधन, हमने कर लिया था। अब हम करते हैं निवेश योजना। जोखिम मेरा भाई भी कुत्ता है। जोखिम सहिष्णुता, समय का समय और वित्तीय लक्ष्यों के आधार पर उपयुक्त निवेश रणनीतियों का निर्धारण करना। हम निवेश के अंदर करेंगे अब जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ पैसों को हमें निवेश भी करना पड़ेगा, तब जाके हमारी क्या वेल्थ क्रिएशन हो पाएगी। अवकाश योजना, इसमें क्या आ जाएगा, हमारा अवकाश, खर्च और आय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, समयानुसार निवेश और बचत करके सुविधाजनक जीवन शैली को बनाए रखने के लिए धन बचाना और निवेश करना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमने पूरे 6 के 6 पॉइंट देख लिए। किस चीज़ के पॉइंट्स थे ये सारे, वित्तीय योजना की समझ। वित्तीय योजना की समझ के लिए ये 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वित्तीय योजना का महत्व। अब महत्व क्या होता है, अगर अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेंगे, वित्तीय योजना बना लेंगे, तो क्या इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। स्पष्टता और दिशा प्रदान करता है ये, जैसे कि वित्तीय योजना वित्तीय लक्ष्यों की ओर एक स्पष्ट मार्गदर्शिका प्रदान करती है, जो दिशा और उद्देश्य की संभावना प्रदान करती है। वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिलता है इससे, जैसे एक बजट बनाने और उसे पालन करके व्यक्तियों को लंबे समय तक के लिए वित्तीय सफलता के लिए अनुदिश खर्च के लिए उन्नत आदतें विकसित करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देता है। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेंगे अपनी, तो हम थोड़ा जागरूक हो जाएंगे, हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता चल जाएंगी क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। जैसे कि अब इसको भी पढ़ लेते हैं। वित्तीय योजना प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति अपने वित्तीय आदतों, सामर्थ्यों और कमजोरियों के बारे में अधिक जागरूक होता है, जिससे वह सूचित निर्णय ले सकता है। नेक्स्ट क्या है, जोखिम को कम करता है। फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो इससे क्या है, जोखिम भी हमारा कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, उचित जोखिम प्रबंधन उपाय हम पहले ही अपना चुके होते हैं, जैसे कि बीमा कवरेज और आपातकालीन निधि व्यक्तियों को अनपेक्षित वित्तीय चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं, बिना लंबे समय तक के लक्ष्यों को विफल करने के लिए। मतलब यही सब है कि हम पहले ही ऐसे स्टेप उठा चुके होते हैं, जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर चुके होते हैं, तो हम इन सब चीज़ों के लिए रेडी रहते हैं कि अगर कभी जोखिम वगैरह आ जाए, आपातकालीन स्थिति आ जाए, मतलब कोई इमरजेंसी वगैरह आ जाए, तो उसके लिए हम पहले ही प्रिपेयर रहते हैं। तो ये जोखिम को भी कम करता है, हमारे धन संचय को अधिकतम करता है। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो उसमें हम अपना कुछ अमाउंट सेविंग और कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए भी रखते हैं। तो उससे क्या है, हमारी वेल्थ क्रिएशन होती है, हमारी इनकम थोड़ी धीरे बढ़ने लगती है। इनकम हाँ, लेकिन फ्यूचर में जाके वो हमारी इनकम हो जाएगी। सेविंग्स हमारी बढ़ती है, हमारी प्रॉपर्टी इंक्रीज़ होती है, एक तरीके से हमारा वेल्थ क्रिएशन हो पाता है उन सब चीज़ों से। ओके, उद्धरण मीन्स हम एक कोटेशन दे रखा है मैंने, जैसे वॉरेन बफेट ने कहा था, किसी आज छाया में बैठ रहा है किसी को कहा था कि किसी आज छाया में बैठ रहा है क्योंकि किसी ने बहुत समय पहले एक पेड़ लगाया था। ये उद्धरण वित्तीय योजना के सक्रिय रूप से महत्व को दर्शाता है, जो एक सुखद भविष्य की सुनिश्चितता के लिए आवश्यक है। इसे कहने का मतलब है कि इसने बताया है कि किसी को कि आज कोई ना छाया के नीचे बैठ रहा है, पेड़ की छाया के नीचे बैठ रहा है,
तो इससे क्या पता चलता है कि इससे बहुत टाइम पहले किसी ने वहाँ बीज लगाया हो, तभी थोड़ा टाइम बाद जाके वो बीज धीरे 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 पौधा बना, पौधे से जाके पेड़ बन गया, अब पेड़ से वो काफ़ी विशाल पेड़ बन गया ताकि वो हमें छाया दे रहा है। तो ये हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग को दर्शाता है कि अगर हम ऐसे अपनी प्लानिंग करके चलेंगे तो आगे जाके फ्यूचर में हमारा एक अच्छा लाइफ हो सकेगा। और उसके बाद हम यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। अब आप निष्कर्ष को आराम से पढ़ लेना। सेम क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ इंग्लिश में लिख रखा है और यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन भी है, मैंने सारे क्वेश्चन को लिख रखा है। सो अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा आराम से स्वाइप कर दूँ ताकि आप इजीली पढ़ पाएँ। यहाँ से देखिए। अब आप बता दीजिए आपको थीम कैसी लग रही है। मैंने बाहर जो बैकग्राउंड है मैंने ब्लैक कर रखा है तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं सोच रही हूँ इसको वाइट ही कर दूँ वापस। कंक्लूजन लिखे इस आंसर को ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक ऋण को एक संपत्ति, धन या अन्य भौतिक वस्तुओं के रूप में वर्णित किया जा सकता है। मतलब जो हमारा कोई भी लोन है उसको हम किस रूप में वर्णित कर सकते हैं। संपत्ति मीन्स प्रॉपर्टी, पैसे या फिर अन्य कोई भौतिक वस्तु के रूप में हम बता सकते हैं, जो भविष्य में ऋण मूल्य के पुनर्भुगतान के साथ साथ ब्याज और अन्य वित्त शुल्क के बदले किसी अन्य पार्टी को दिया जाता है। अब जब भी हम लोन लेते हैं तो एक टाइम बाद जाकर क्या है, भविष्य में हमें वो अमाउंट तो लौटाना ही पड़ता है, साथ साथ में हमें कुछ उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी हमें चुकाना पड़ता है। तो वो बता रहा है ये। इस कथन के संदर्भ में भारत में व्यक्ति के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार के ऋणों का वर्णन कीजिए। अब हम भारत सरकार हमें किस किस प्रकार का ऋण देती है, लोन प्रोवाइड करवाती है, उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ बताना है। चलिए बताना शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन आई होगा आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर है भारत में व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार के ऋण उपलब्ध है। ऋण मीन्स लोन, जो उन्हें विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करते हैं। यहाँ विस्तार से कुछ प्रमुख ऋणों का वर्णन किया गया है। इसमें से पहला है गृह ऋण मीन्स होम लोन। गृह ऋण एक प्रमुख और लोकप्रिय ऋण है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है होम लोन्स, जो लोगों को घर खरीदने में सहायता प्रदान करता है। इसमें ब्याज की दर और चुकाने का समय गणना की जाती है। यह आमतौर पर लंबे समय तक का होता है। होम लोन बेसिकली इसमें थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है नॉर्मल लोन के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारा पर्सनल लोन वगैरह में उसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई होता है। तो होम लोन का ये फ़ायदा है और इसमें टाइम भी हमको ज़्यादा मिल जाता है और अच्छी खासी अमाउंट हमें मिल जाती है ताकि अपना एक घर खरीद सके। तो ये बहुत ज़्यादा इसलिए पॉपुलर है। नेक्स्ट लोन है हमारा व्यक्तिगत ऋण मीन्स पर्सनल लोन। ये ऋण अनियमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लिया जाता है, जैसे कि विवाह, शिक्षा, यात्रा या अन्य खर्चों के लिए। इसमें समय सीमा और ब्याज दर आमतौर पर अधिक होती है। जैसे कि मैंने बताया कि जो वो पर्सनल लोन होता है उसमें थोड़ा इंटरेस्ट रेट हाई होता है। और ये कहाँ कब लिया जाता है, ये बहुत बार MCQs के रूप में आता है क्वेश्चन, तो ये भी याद रख लेना। जैसे ये हमारी शादी वगैरह, शिक्षा वगैरह, यात्रा वगैरह, कहीं ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं या फिर कोई अन्य खर्चे जो अचानक से उठ कर आ गए तो उसके लिए ये पर्सनल लोन लिया जाता है। व्यापार ऋण बिजनेस लोन, ये क्या है हमारा व्यवसाय की शुरुआती विस्तार या उन्नयन के लिए व्यापारियों को ऋण की आवश्यकता होती है। ये ऋण व्यापारिक योजनाओं को पूरा करने में मदद करता है और व्यापार की वृद्धि में सहायक होता है। कौन सा लोन? बिजनेस लोन। अपने बिजनेस को आगे हम बढ़ाएंगे उसके लिए हमें लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये बिजनेस लोन उसका है। शिक्षा ऋण, अभी हम लोग वही देखा कि शिक्षा ऋण किस में आ गया है हमारा पर्सनल लोन में। एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं। शिक्षा ऋण क्या है? ये ऋण छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए सहायता प्रदान करता है। इसकी विशेषता ये है कि यह ऋण की वापसी को शिक्षा पूरी होने के बाद कुछ समय के बाद शुरू किया जाता है। अब इसका बस ये खासियत ये है जो हमारा एजुकेशन लोन है, क्या होता है जब हमारी एजुकेशन पूरी कंप्लीट हो जाती है तो हमें थोड़ा टाइम दिया जाता है, उसके बाद ये लोन की मतलब उस पेमेंट हम वापस शुरू करते हैं। मतलब आपकी जॉब वगैरह लग जाएगी तो उससे आपका थोड़ा रिडक्शन हो जाएगा आपका ये जो आपने लोन ले रखा था एजुकेशन लोन। कार ऋण मीन्स कार लोन, लोग नई या पुरानी कार खरीदने के लिए ऋण का लाभ उठाते हैं। यह एक निश्चित समय सीमा के लिए होता है और कार के मूल्य के आधार पर लिया जाता है। ओके, हमने कार लोन पढ़ लिया। कार बेसिकली इसमें क्या होता है कि कार थोड़ी महंगी आती है, उसको इकट्ठे लेने में कुछ लोग
कैपेबल नहीं हो पाते, इसलिए क्या है कार लोन ले लेते हैं। ओके, क्या है हमारा नेक्स्ट है हेल्थ लोन, स्वास्थ्य ऋण। ये क्या है, यह ऋण मेडिकल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लिया जाता है, जैसे कि चिकित्सा खर्च, ऑपरेशन और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं। इसके अंदर क्या है कि जो हमारा स्वास्थ्य है, किसी किसी को अचानक से कभी कभी ख़तरनाक बीमारी पड़ जाती है, फिर कुछ ही और सिलसिले में भी जो हमारा हेल्थ है उसके लिए थोड़े ऑपरेशन में लंबे पैसे लगते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे हमें सरकार एक हेल्थ लोन प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट है हमारा कृषि ऋण यानी एग्रीकल्चर लोन। भारतीय कृषि सेक्टर के विकास के लिए कृषि ऋण उपलब्ध होते हैं। ये किसानों को कृषि उपकरण, बीज और अन्य कृषि संबंधित खर्चों के लिए मदद प्रदान करते हैं। तो ये हमारा कृषि ऋण हो गया। इन सभी ऋणों में लेनदार को एक निर्धारित समय के अंतर्गत पूरा करने के लिए ऋण मूल्य का भुगतान करना होता है। साथ ही उससे ब्याज के रूप में आवश्यक शुल्क भी देना पड़ता है। अगर हम कोई भी लोन लेते हैं तो उसमें बेसिकली क्या होता है, हमें वो पूरा जो अमाउंट है वो तो पे करना ही होता है, साथ साथ कुछ इंटरेस्ट रेट भी लगता है, हमें उसको भी पेमेंट करना, उसका भी पे करना पड़ता है। तो ये हो गया है। कुछ उदाहरणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में कहा है, मतलब मैंने यहाँ पे कोटेशन ऐड कर रखी है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है, ऋण देने वालों को आपका भरोसा होना चाहिए कि उन्हें उचित समय पर पूरा करें और उन्हें ऋण में बढ़त के लिए योजना बनानी चाहिए। ओके, हमारे यहाँ पे एंडिंग दे देंगे, समापन मीन्स निष्कर्ष में कुछ लिख के इसको ख़त्म कर देंगे। ओके, यही आंसर को मैंने सेम टू सेम इंग्लिश में भी लिख रखा है, सो आप इसको भी पढ़ सकते हो। जैसे होम लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, हेल्थ लोन, एग्रीकल्चर लोन। उसका लास्ट में मैंने यहाँ सेम टू सेम जो कोटेशन मैंने ऊपर लिख रखी है, यहाँ पर भी मैंने वही कोटेशन लिख दी है, लास्ट में कंक्लूजन लिख के इसको एंड कर दिया है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस देश में सबसे पुराना और अब तक का सबसे बड़ा बैंकिंग सिस्टम है। ओके, और शहरी और ग्रामीण ग्राहकों के लिए निवेश की ज़रूरत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी क्या करता है, ये निभाता है पोस्ट ऑफिस। भारत में वित्तीय सेवाओं की सुविधा के लिए डाकघर के महत्व पर क्या करनी है, हमको चर्चा करनी है। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली पोस्ट ऑफिस के बारे में पूछ रहे हैं और हमें इस क्वेश्चन के अंदर ज़्यादातर क्या एक्सप्लेन करना है, जो हमारे डाकघर है, पोस्ट ऑफिस है, इसके महत्व के ऊपर हमें चर्चा करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। सो इस क्वेश्चन का सेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका आंसर देख लेते हैं। भारत में वित्तीय सेवाओं की प्राप्ति में डाकघर का महत्व। ओके, डाकघर देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बैंकिंग प्रणाली होने के नाते शहरी और ग्रामीण ग्राहकों की निवेश संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ भारत में वित्तीय सेवाओं की प्राप्ति में डाकघर के महत्व पर एक व्यापक चर्चा की गई है। मतलब मैंने नीचे यहाँ उसके महत्व के ऊपर थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करके लिख रखा है, आप एक बार उसको डिटेल में ही पढ़ लेना, ऊपर बता देती हूँ। यानी पहुँचनीयता, मतलब डाकघर पे ज़्यादातर जो डाकघर बने हुए पूरे देश के अंदर, उसमें ज़्यादातर लोग की पहुँच है। उस पहुँचनीयता इसका एक इम्पॉर्टेंट से इसका महत्व है। ये सेवाओं का विविधता, मतलब यहाँ पे मल्टीपल सर्विस आपको अवेलेबल है, मतलब बहुत सारी सर्विसेज आपको दी जाती हैं। लाइक एक हम पढ़ लेते हैं, ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। डाकघर वित्तीय सेवाओं की एक विशाल श्रृंखला प्रदान करते हैं, जैसे कि बचत खाता हो गया, नियमित जमा, जनहित निधि जिसको हम PPF भी कहते हैं, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NSCs और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे SSY। ये विविध पोर्टफोलियो ग्राहकों की विविध निवेश आवश्यकताओं को भी क्या करता है, पूरा करता है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्या है, विश्वास और विश्वसनीयता। डाकघरों ने विश्वास जीता है किसका, लोगों का, कि लोगों को विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करके बहुत से लोग विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं के साथ विश्वासघात के कारण बचत और निवेश के लिए डाकघर को पसंद करते हैं। मतलब लोगों के साथ इतना धोखा हो चुका है ना इन सब मामलों में, ये निवेश वगैरह के, इन्वेस्टमेंट वगैरह के। तो जो हमारा डाकघर है वो काफ़ी अच्छा रोल इस चीज़ में निभा रहा था। तो ज़्यादातर लोग डाकघर पे बिलीव करते हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह के मामले में। वित्तीय समावेशन, ये क्या है, डाकघरों ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख भूमिका
निभाई है, जिससे वित्तीय सेवाओं की पहुंच उन व्यक्ति को मिल सके जिनके पास पहले से ही औपचारिक बैंक सेवाओं की सीमित पहुंच है। ओके, मतलब इसका बेसिकली मतलब ये है कि जिनके पास उसकी पहुंच नहीं भी है, तो डाक सेवाओं ने क्या किया है, वहाँ तक भी अपनी पहुंच पहुँचाई है ताकि सबका वित्तीय समावेशन हो सके। अर्थशास्त्र में योगदान क्या है डाकघर का? डाकघर बैंकिंग में प्रभावी कार्य करने से देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिससे बचत को संचालित किया जा सकता है और उसे उत्पादक निवेशों में परिचालित किया जा सकता है। इससे यह योजना में व्यापक समृद्धि और विकास का समर्थन करता है। उदाहरण, अब मैंने यहाँ पे एक कोटेशन ले रखी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कभी डाकघर के वित्तीय समावेशन में महत्व को जोर दिया है। वो कहते हैं, क्या कहते हैं, अब इम्पोर्टेंट यहाँ से लाइन शुरू है। डाकघर नेटवर्क ग्रामीण आबादी को वित्तीय सेवाओं की प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिससे समावेशी विकास का समर्थन किया जा सकता है। एट दी एंड आपको यहाँ पे समापन कर देना, और यहाँ पे मैंने कुछ और कोटेशन भी ऐड कर रखे हैं, उसको भी आप पढ़ लेना। ओके, सेम टू सेम मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी कर रखा है काम बिल्कुल एज इट इज़। एक्सेसिबिलिटी, वैरायटी ऑफ सर्विसेज, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, और क्या है हमारा कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी। फिर कोटेशन यहाँ पे मैंने एज इट इज़ लिख दी है, और फिर लास्ट में इनका हमने क्या कर दिया, एंड कर दिया कंक्लूजन के साथ। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं एक और बात बता दूं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने पूरे 3 साल के क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर के हैं उसको मैंने सॉल्व किया है बिल्कुल डिटेल में। अभी आपको ऊपर थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन नीचे डिटेल मैंने 1500 वर्ड्स तक आंसर को सॉल्व कर रखा है। और इस पेपर में ज़्यादातर आप अगर यही करके चल जाएंगे तो काफ़ी रहेगा, अगर आपने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है इसके बारे में, और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगा लेते हैं अच्छे से तो आपके नंबर इसमें अच्छे बन जाएंगे। ओके, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एट द एंड मैं आपको बताऊंगी कि हाउ कैन यू गेट माय पीडीएफ ऑफ दीज क्वेश्चंस। सो स्टे ट्यून। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ। एक कंपनी में 100 कर्मचारी हैं और महीने की शुरुआत में वह सभी कर्मचारियों को वेतन देती हैं। अब यहाँ पे एक कंपनी की बात चल रही है जिसके अंदर कितने कर्मचारी टोटल 100 है, जिसमें क्या करते हैं, जो वहाँ का जो मालिक वगैरह है वो क्या करता है, हर महीने की शुरुआत में ही उनको पैसे दे देता है। और आगे बढ़ते हैं। और कर्मचारी के वेतन को लेकर भ्रम है, मतलब कुछ कन्फ्यूज़न है। कर्मचारियों के खाते में वेतन जमा करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर चर्चा करें और उपरोक्त कथन के अनुसार एक उपयुक्त विकल्प समझाइए। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि यही है कि मतलब 100 आपके पास कर्मचारी, आपको उसको पैसे देने हैं, मतलब उनकी सैलरी देनी है, तो आप किस फॉर्म में आप उनको सैलरी देना चाहते हैं। तो वो कह रहा है कि कुछ विकल्प सुझाइए जिसमें आप क्या है उनको पेमेंट कर सके। तो चलिए अब उसके बारे में बता देते हैं हम। कंपनी में कर्मचारियों को वेतन जमा करने के लिए विभिन्न विकल्प, अब हम अलग अलग विकल्प बताएंगे कि हम किस किस तरीके से हम अपने कर्मचारियों को पैसे दे सकते हैं। तो परिचय देंगे, जैसे पहले परिचय पढ़ देती हूँ मैं। किसी भी कंपनी के लिए कर्मचारियों को सही और उचित ढंग से वेतन जमा करना महत्वपूर्ण है ताकि संगठन के कार्यक्रम में स्मूथता बनी रहे और कर्मचारियों के संतुष्टि का स्तर बना रहे। 100 कर्मचारियों की संख्या और वेतन जमा करने में उलझन के संदर्भ में कंपनी खातों में कर्मचारियों के वेतन जमा करने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। चलिए कंपनी के खातों में कर्मचारियों के वेतन का जमा करने के विभिन्न तरीकों के विस्तृत चर्चा करेंगे और उपरोक्त विवरण के अनुसार सब उपयुक्त विकल्प का सुझाव यहाँ पे दिया गया है, आप वो पढ़ लेते हैं। सीधा बैंक हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, एक ये हमारा तरीका है। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली हम उसको क्या कहते हैं, जो हमारा कर्मचारी है उसके बैंक में ट्रांसफ़र। अब एक बार पढ़ लेते हैं। डीबीटी के तहत कंपनी कर्मचारियों के बैंक खातों में वेतन सीधे हस्तांतरित करती है। इसका लाभ क्या है ये एक सुरक्षित और दक्ष तरीका है, मैनुअल हस्तक्षेप को कम करता है, समय पर भुगतान सुनिश्चित करता है और गलतियों को कम करता है। अब इसकी हानि क्या क्या है।
इसके लॉस क्या हैं? कर्मचारियों को बैंक खाता होना चाहिए, मतलब कर्मचारियों के पास क्या होना चाहिए? एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। और कंपनियों के लिए लेन देन शुल्क आ सकते हैं, मतलब अगर ट्रांजैक्शन वगैरह करेंगे तो मे बी यहाँ पर क्या है, बैंक की तरफ से कुछ चार्जेस लिए जा सकते हैं, तो एक ये हमारा नुकसान है। चेक जारी करना, चेक जारी करना क्या है ये तो पता ही होगा। विवरण क्या है इसके अंदर? कंपनी कर्मचारियों को वेतन चेक जारी करती है जिन्हें वे अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? बैंक खाते ना होने पर उपयुक्त, अगर किसी के पास बैंक वगैरह नहीं तो ये क्या है, अब एक अच्छा तरीका है। भुगतान का भौतिक रिकॉर्ड प्रदान करता है, मतलब एक तरीके से फिज़िकल सबूत बन जाता है कि आपने पहले पेमेंट कर दिया है। और खाता परिवर्तन के मामले में लचीलापन प्रदान करता है। इसके लॉसेस क्या है, इसकी हानि क्या है? चेक प्रसंस्करण और स्वीकृति में समय लग सकता है। जब हम अपना चेक वगैरह रखते हैं तो चेक को क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगता है। प्रशासनिक बोझ बढ़ता है इससे, और खो जाने या चोरी होने का खतरा भी इसमें क्या है, काफ़ी होता है चेक वगैरह में। इसका मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल कोटेशन ले रखा है, लेट्स सी क्या है कोटेशन। ओके, इसका कोटेशन क्या है? उद्धरण, एक दुनिया में जहां लगभग हर कोई मोबाइल प्रौद्योगिकी से जुड़ा है, चेक के दिनों की गिनती हो रही है। अब मतलब आजकल ज़माना इतना आगे बढ़ गया है कि अब हम जब पुराने टाइम में चेक यूज़ करते हैं तो उसकी गिनती हो रही है कि हमने कितने दिन चेक यूज़ किया है। सो एक अच्छा है ये एग्जांपल है जिसको लिखा है हमारे टॉम रेंथ ने। ओके, अब थर्ड मोड देख लेते हैं पेमेंट का। चलिए हमने 2 मोड देख लिया, एक बार दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं। पहला क्या था? डायरेक्टली हम बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सीधा बैंक हस्तांतरण। दूसरा क्या था? हमारा चेक जारी करके। अब थर्ड क्या है हमारा? नगद पेमेंट। अब इसमें क्या है? डायरेक्टली आप कैश दे रहे हो। इसका विवरण क्या है? कंपनी कर्मचारी को वेतन कैश में देती है। इसका फ़ायदा क्या होगा? तत्काल नगद पहुंच, मतलब डायरेक्टली आप पेमेंट कर रहे हो, बिल्कुल इमीडिएटली हो जाता है ये। बैंक खाता ना होने पर भी क्या है, उपयुक्त है, और बैंकिंग देरी को ख़त्म भी कर देता है। इसकी हानि क्या है? चोरी या हानि का खतरा है, पारदर्शिता की कमी, और नगद परिचालन और रिकॉर्ड रखने का प्रशासनिक बोझ बढ़ जाता है। आपके पास सबूत नहीं हो पाता है कि आपने पैसे उसको दिए भी हैं या फिर नहीं, एक ये हो जाता है। चोरी हो सकता है, पारदर्शिता की कमी, की पता नहीं चलता कि कितने पैसे, मतलब सबको बराबर बट रहे नहीं बट रहे, किसी को ज़्यादा किसी को कम। और परिचालन वगैरह इसका रिकॉर्ड रखने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ जाती है। इसका कोटेशन क्या है? नगद वेतन प्राप्त करने का सबसे उपयुक्त तरीका। अब इसमें क्या लिखा है कोटेशन में क्या है? एलेक्स बैरेंस ने कहा था कि जो नगद है वो वेतन प्राप्त करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? डिजिटल वॉलेट, जो आजकल बहुत चल रहा है, भुगतान ऐप। इसमें क्या है? विवरण, कंपनी कर्मचारी के डिजिटल वॉलेट या भुगतान ऐप्स में वेतन हस्तांतरित करती है, जैसे कि पेपैल, पेटीएम या गूगल पे, फ़ोनपे भी मान लो, ये सब इन सब में। इसका फ़ायदा क्या है? ये सुविधाजनक होता है, विशेष रूप से तकनीक सजीव कर्मचारियों के लिए तत्काल लेन देन इसमें हो जाता है। और बैंक खातों की इसमें कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ती, डायरेक्टली आपके वॉलेट में चला जाता है। इसकी हानि क्या है? कुछ क्षेत्रों में सीमित स्वीकृति, मतलब हर जगह क्या है, एक्सेप्ट ही करते हैं ऑनलाइन पेमेंट। सुरक्षा संबंधी चिंता का सामना करना पड़ सकता है। और इंटरनेट कनेक्टिविटीज़ में बहुत ज़रूरत है, अगर इंटरनेट नहीं मिलेगा तो पैसे भी नहीं निकाल पाओगे आप। और इसका कोटेशन क्या है? डिजिटल वॉलेट एक सुविधाजनक और सुरक्षित तरीका है, जैसे पैसे प्रबंधित और हस्तांतरित करने के लिए प्रदान करते हैं, लेकिन उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा खतरों के बारे में सतर्क रहना चाहिए। ये किसने बात कही है? ये हमारी बोली है टैंक क्रंच ने। उसके बाद यहाँ पे क्या है? सुझावित विकल्प, जो है क्या सुझाव देना चाहते हैं वो बता दिया। इसके अंदर मैंने लास्ट में निष्कर्ष लिखकर इस आंसर को फिनिश कर दिया। अब एज इट इज़ मैंने इसको इंग्लिश में भी डायरेक्टली लिख दिया है। जो मैंने हिंदी में लिखा था वो बिल्कुल सेम टू सेम मैंने इंग्लिश में लिखा है। सजेशन ऑप्शंस भी दे दिए हैं। लास्ट में कंक्लूजन लिखकर इस आंसर को फिनिश कर दिया। ओके, अब लास्ट का थर्ड क्वेश्चन था, क्या है इसमें? हमें थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें किसी 2 के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। पहला क्या है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ई मनी, सुकन्या समृद्धि योजना और सेकेंडरी मार्केट। इन चारों के ऊपर मैंने लिखा था कि आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन रिवाइज करके जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा करो। अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए ये वाले सॉल्यूशन, इन सब का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आई विल मेक वीडियो वेरी सून। चलिए पढ़ लेते हैं ये वाला भी। सार्वजनिक भविष्य निधि, अब ये क्या है?
पीपीएफ का पहले हम परिचय देंगे कि है क्या। सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ भारत में सबसे लोकप्रिय दीर्घकालिक निवेश विकल्पों में से एक है, जिसे सरकार ने बचत को बढ़ावा देने और पेंशन के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया है। पीपीएफ सब बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलर है, मतलब आज से नहीं, बहुत टाइम से ही चल रहा है। और सरकार ने इसको बढ़ावा कैसे दिया है, हमारी सैलरी में से कुछ अमाउंट जो है हमारे फ्यूचर के लिए कट जाता है और वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू सरकार के पास पहुंच जाता है। और इसकी एक ख़ास बात ये है कि इसमें थोड़ा जो इंटरेस्ट रेट है वो हमें ज़्यादा मिलता है। फिर जब हम रिटायरमेंट की जाती है हमारी, तो हमें अच्छी खासी अमाउंट हमें उसका मिलता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। ओके, इसके विशेषता पढ़ लेते हैं। कर लाभ, इससे क्या होता है कि जो हमारा टैक्स वगैरह है उसमें थोड़ी छूट मिलती है। दीर्घकालिक निवेश, और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये दीर्घकालिक मतलब ये लॉन्ग टर्म की है। इसमें 15 वर्ष की अवधि के साथ पीपीएफ नियमित दीर्घकालिक बचत आदतों को प्रोत्साहित करता है, जो पेंशन की योजना के लिए आदर्श है। ब्याज दर इसमें मैंने पहले बताया कि थोड़ी नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा होती है। और सार्वजनिक गारंटी है, ये सरकार द्वारा समर्थित होता है। ये पीपीएफ निवेशकों को एक सुरक्षित और विश्वसनीय निवेश विकल्प प्रदान करता है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, पीपीएफ में निवेश के लाभ। इसके लाभ क्या क्या है, हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, एक बार हम रिवाइज भी कर लेते हैं। पीपीएफ का हमने पहले परिचय पढ़ा, शॉर्ट नोट के में लिख रहे हैं, तो हम ये सब देखते हुए चलेंगे। इसके हमने इसकी विशेषताएँ पढ़ ली हैं। अब इसके हम पढ़ेंगे प्रॉफिट, हमको फ़ायदा क्या हो रहा है, इसका लाभ क्या क्या है इसका पीपीएफ का, एक बार पढ़ लेते हैं। पूंजी का संरक्षण हो रहा है, इससे क्या हमारी पूंजी सेव हो रही है। नेक्स्ट क्या, कर मुक्त लाभ मिल रहा है हमें। अब जो हमें इन्वेस्टमेंट जो हमने की है, अब उसमें से हमें जो मिलेगा फ़ायदा वो टैक्स फ्री होगा। नेक्स्ट क्या है, ऋण सुविधा, हम इसके आधार पर लोन भी ले सकते हैं। लचीलापन क्या है, 7वें वित्तीय वर्ष के बाद से वापसी की अनुमति है, जिससे निवेशकों को आवश्यकता के समय निधन प्राप्त होता है। मीन्स हम बीच में कुछ इसमें थोड़ा लचीलापन भी कि हम वो स्टॉप करके अपने पैसे ले सकते हैं। निष्कर्ष क्या है इसका, पीपीएफ एक महत्वपूर्ण वित्तीय योजना है जो निवेशकों को लंबे समय के लिए निवेश के बचत और वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने में मदद करती है। ये निवेशकों को कर छूट, उचित ब्याज दरें और पूंजी सुरक्षा का लाभ प्रदान करती है। हालांकि निवेशकों को निवेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पीपीएफ में निवेश करने से पहले अपनी वित्तीय लक्ष्यों को मूल्यांकन करना चाहिए। मीन्स आपके पास इतना पहले कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपनी सैलरी से कुछ अमाउंट जमा कर सको, लेकिन आपकी अगर सैलरी पहले से ही कम है तो फिर ये एक नॉट अ गुड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे संकेत का मेरा मोटिव है कि ये भी हमारा एक तरीके से उद्धरणी है, मीन्स कोटेशन ही है। लेट्स रीड। पीपीएफ एक सुरक्षित और लाभकारी निवेश योजना है जो निवेशकों को दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, ये वित्तीय विशेषज्ञ ने हमें बताया। ओके, मेरे ख्याल से वीडियो अब लंबी होती जा रही है तो मैं थोड़ा कम पढ़ूंगी, अब बाकी आप लोग थोड़ा रीड कर लेना। चलिए, इंग्लिश में भी सेम टू सेम मैंने यही क्वेश्चन कर रखा है, आप एक बार देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ई मनी, वित्तीय लेन देन का क्रांतिकारी साधन। अब ई मनी तो आप सबको पता ही होगा, आज के टाइम में बहुत चल रहा है। ई मनी का परिचय। ई मनी या इलेक्ट्रॉनिक मनी, इसे डिजिटल मुद्रा के रूप में भी संग्रहित, प्रेषित या इस्तेमाल किया जाता है। वित्तीय लेन देन, ओके अगेन, ई मनी या इलेक्ट्रॉनिक मनी, इसे डिजिटल मुद्रा के रूप में भी संग्रहित, प्रेषित या इस्तेमाल किया जाता है वित्तीय लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर, कार्ड के माध्यम से नकद लेन देन को सुविधाजनक बनाता है। अब ई मनी के प्रकार, कितने प्रकार की ई मनी होती है, जैसे कि प्रीपेड कार्ड वगैरह, ये हमारी ई मनी है। जैसे मोबाइल वॉलेट, जैसे एप्पल पे, गूगल पे, ये सब है वॉलेट जो हम यूज़ करते हैं, वो भी ई मनी का एग्जांपल है। क्रिप्टो करेंसी भी का है एक तरीका ई मनी मीन्स, जैसे कि एग्जांपल को देखिए पता चल रहा होगा आपको कि ऐसी मनी जिसको हम छू नहीं सकते, जो फिज़िकल नहीं है, उसका जस्ट वर्चुअल आपके पास डाटा है, फिज़िकली ऐसा कुछ नहीं, जैसे क्रिप्टो करेंसी है। ई मनी के लाभ देख लेते क्या क्या है। सुविधा, ई मनी में जो लेन देन में क्या है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल होती है, बहुत जल्दी काम हो जाता है। सुरक्षा, ई मनी लेन देन
अक्षमीकरण और सुरक्षा किस टाइप में कि वो ख़राब नहीं होगी, जैसे कि हमारे नोट वगैरह कभी फट जाते हैं, कभी ख़राब होते हैं, तो इस तरीके से हमें क्या है, सुरक्षा मिल जाएगी। वित्तीय समावेशन, जैसे कि ई मनी पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं रखने वाले व्यक्तियों के लिए भी क्या है, समृद्धि का स्रोत बना है। मतलब जो ऑलरेडी जो लोग क्या है बैंक वगैरह से रिलेटेड नहीं है, जिनने बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवा रखा, तो उन लोगों के लिए भी क्या है, ये एक विकल्प है जिससे क्या है अपने वो क्या कर सकते हैं, वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। प्रस्तुति की ट्रैकेबल लेन देन, मतलब जो भी हम लेन देन करेंगे वो क्या है, ट्रैकेबल होगा, उसका एक पुख्ता मतलब सबूत वगैरह, ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह सब साथ में मेंशन होती, कब कब कितने टाइम में क्या क्या कितना अमाउंट आपने ट्रांजैक्ट किया है, वो सब कुछ। ई मनी में चुनौतियाँ, अब चुनौतियाँ क्या आती हैं, जैसे कि साइबर सुरक्षा का खतरा आ जाता है, जैसे कि ये तो आजकल देखा ही होगा आपने, साइबर सुरक्षा में कितना खतरा चल रहा है। नियम की अनुपालन मीन्स ई मनी के लिए वित्तीय सेवाओं के विभिन्न क्षेत्रों में नियम की अनुपालन की आवश्यकता होती है, जिससे सेवा प्रदाताओं को पालन करने की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मतलब अगर आप इस टाइप की अगर मनी को यूज़ कर रहे हैं तो आपको सारा प्रोसेस वगैरह को फॉलो करना पड़ेगा। तकनीकी आवश्यकता, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और नेटवर्क पर निर्भरता ई मनी प्रणालियों को तकनीकी विफलताओं या फिर बिजली की अवरुद्धता के मामले में प्रभावित कर सकती है। अब ये क्या है, हमारी डिजिटल करेंसी है। ओके, अब आगे हम पढ़ लेते हैं समाज पर ई मनी का प्रभाव क्या पड़ता है। इससे क्या है, आर्थिक विकास होता है, वित्तीय सशक्तिकरण होता है, नवाचार और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। संकेत मीन्स कोटेशन क्या है, ई मनी ने लेन देन के तरीकों को परिवर्तित किया है, जो सुविधा, सुरक्षा और वित्तीय सेवाओं की पहुंच को बढ़ावा देता है। वित्तीय विश्लेषक के द्वारा ये लिखा गया है। लास्ट में हम इसका निष्कर्ष दे देंगे और इस आंसर को फिनिश कर देंगे। अब क्या है, सेम टू सेम मैंने एज इट इज़ को इंग्लिश में लिख रखा है। अभी मेरे पास कुछ टाइम नहीं था, इसलिए मैंने इस वीडियो को एडिट नहीं किया था। ओह सॉरी गाइस फॉर बैकग्राउंड नॉइज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज इट इज़ ये क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, ये ऑल्सो रेड इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, सुकन्या समृद्धि योजना। अब इसके ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना था, तो चलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से लिख रखा है, एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा डिटेल में, मैं पढ़ देती हूँ। सुकन्या समृद्धि योजना ये क्या है, बेटी की आर्थिक स्वतंत्रता का ये माध्यम बन चुका है। इसका पहले परिचय देंगे हम। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा बेटियों की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों की शिक्षा, विवाह और उनके भविष्य की आर्थिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त निधि प्रदान करना है। ओके, योजना की विशेषता क्या है ये? आवेदन की प्रक्रिया हम कब कर सकते हैं, जब बच्चे की 10 साल से उम्र कम है तभी हम कर सकते हैं इसका आवेदन। और एक निवेश की अवधि 21 साल तक होती है, ताकि बच्चा आगे शादी या फिर एजुकेशन के लिए वो पैसे ले सके। निवेश योजना एक तरीके से आपका जो टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब जब आपने इसमें अपना अकाउंट वगैरह खुलवा लिया बच्चे का, तो एक टाइम लिमिट के बाद आपको मंथली कुछ पेमेंट इसमें करनी पड़ती है। एक तरीके से वो इन्वेस्टमेंट है जिसकी ब्याज दर भी अच्छी खासी मिलती है। इस योजना का लाभ क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है लड़कियों को, उत्तेजन होते हैं जब इसमें अच्छी खासी इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो इसके पेरेंट्स वगैरह भी क्या है, थोड़े मोटिवेटेड फील करते हैं। और क्या है, शिक्षा और विवाह के लिए निधि होती है एक तरीके से। एट द एंड आप इसका निष्कर्ष लिखकर इस आंसर को फिनिश कर सकते हैं। और एज इट इज़ मैंने इसको इंग्लिश में भी लिख दिया है, यू कैन रीड इट ऑल्सो। ओके, कंक्लूजन लिख दिया है मैंने साथ में। ओके, हमारा डी क्वेश्चन था सेकेंडरी मार्केट। ओके, सेकेंडरी मार्केट काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि होता क्या है। तो सेकेंडरी मार्केट कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जैसे कि प्राइमरी मार्केट पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद हमें सेकेंडरी थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा। प्राइमरी मार्केट क्या होता है कि नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या है, किसी से कोई भी शेयर वगैरह खरीद लेते हैं। प्राइमरी ओके, मैंने क्या बताया था कि हाँ, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्टली जो शेयर्स है
वो ख़रीद लेते हैं जो नॉर्मली शेयर बेचने वाले कंपनीज़ वगैरह उससे। लेकिन जो हमारा सेकेंडरी मार्केट है उसमें होता क्या है कि हम ऑलरेडी जो बिके हुए शेयर्स हैं जो इन्वेस्टर के पास अवेलेबल हैं, वो इन्वेस्टर्स अपने शेयर को प्रॉफिट या फिर लॉस के बेस पर सेल कर देते हैं। वो हमारी सेकेंडरी मार्केट है एक तरीके से। सो मैंने उसके बारे में डिटेल में लिख रखा है, सेकेंडरी मार्केट का यहाँ परिचय लिख रखा है, आप एक बार इसको पढ़ लेना। सेकेंडरी मार्केट के कार्य क्या क्या हैं कि क्या एक व्यापारिक प्लेटफॉर्म है, मूल्य का निर्धारण करता है, लिक्विडिटी अभी कंट्रोल करता है। सेकेंडरी मार्केट के प्रकार कौन कौन से, एक तो स्टॉक मार्केट है, बॉन्ड मार्केट है, डेरिवेटिव्स मार्केट है। बिचौलियों की भूमिका क्या होती है इसके अंदर वो भी बताया गया है, मैंने थोड़ी डिटेल में बता दिया इन सब चीज़ों को ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फिर सेकेंडरी मार्केट के इम्पोर्टेंस क्या है, मूल्य खोज है, ये कैपिटल को कैपिटल के प्रभावी आवंटन सुनिश्चित करता है, ये रिस्क प्रबंधन भी करता है। लास्ट में निष्कर्ष लिखकर इस आंसर को मैंने फिनिश कर दिया है। सो इसको मैंने इंग्लिश में ही बिल्कुल एज इट इज़ ट्रांसलेट कर दिया है। ओके, अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मेरे ईमेल पर या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगी उस पर, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस पीडीएफ के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन मैसेज में आपको ये कहना है कि जो भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए आपको, वो सब्जेक्ट का नाम आपको सेंड करना है, तब आपको उसका पीडीएफ मिलेगी। और इसकी कॉस्ट रहने वाली है 15 रुपये। ओके, ये 15 रुपये सिर्फ कल के लिए हैं, जिन बच्चों का एग्ज़ाम कल है उनके लिए है। अगर कल के बाद अगर आप पीडीएफ चाहिए आपको तो उसकी कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने पूरे 3 क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करने के साथ साथ उसको सॉल्व किया है। सो अगर और भी क्वेश्चंस आपको इस तरीके से चाहिए तो मैंने एक मिशन रखा है यहाँ पे 500 सब्सक्राइबर का, तो आप उस मिशन को कंप्लीट करने में हमारा सपोर्ट कीजिए। आफ्टर दैट आई विल शो यू मैनी सब्जेक्ट्स सॉल्यूशंस। ये सारा मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है। क्या कर सकते हो आप इन पेपर्स के थ्रू अपने पोटेंशियल को क्या है अनलॉक कर सकते हो, अपने एकेडमिक स्टेटस को थोड़ा बढ़ा सकते हो। ये पीडीएफ काफ़ी इजी है और मैंने काफ़ी अच्छी इजी लैंग्वेज का यूज़ किया है विद प्रॉपर कोटेशन, कंक्लूजन और सारे टाइटल्स को भी मैंने साथ में इंक्लूड किया है। सो ये सारा मेरा लिंक वगैरह है, ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है और ये ईमेल है। चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर आपको इसमें चाहिए इम्प्रूवमेंट देन यू कैन टेल मी इन आवर कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़। और बकरीद की मैं पहले ही मुबारकबाद दे देती हूँ आपको एडवांस में। और कल लास्ट पेपर है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। अब शांति से अपनी सांस लेना, ज़िंदगी सुकून से जीना। ओके, थैंक यू सो मच।